everyone, welcome to Study with Aman. This is Amandeep Kaur. Today we are going to cover part 2 of our International Relations Current Affairs series from December 2019 to March 2020. So this is the last part. इसके बाद हमारा May 2019 से March 2020 तक के International Relations के Current Affairs हमारे complete हो जाएंगे. इसके बाद आपको PDF भी अवेलेबल करवा दिया जाएगा. उसके लिए यू हैव टू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो आज के लिए जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है जो हमने कवर करना है तो वो है ब्लू डॉट नेटवर्क. ब्लू डॉट नेटवर्क है क्या? ब्लू डॉट नेटवर्क काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको रिसेंटली लॉन्च किया गया है. ब्लू डॉट नेटवर्क वाज लॉन्च्ड इन 2019 ऑन द साइडलाइंस ऑफ द 35th आसियान समिट. सो 35th आसियान समिट जो हुआ था वहीं पे 2019 में एक जो ब्लू डॉट नेटवर्क है उसको लॉन्च किया गया था बाय यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान. ये भी याद रखना किसने किया है क्योंकि 3 ही कंट्रीज हैं तो इम्पोर्टेंट है. इम्पोर्टेंट ये भी है कि इंडिया इसका मेंबर नहीं है, इंडिया जो है इन्वॉल्व नहीं है इसकी जो है इम्प्लीमेंटेशन में. तो यहाँ पे इसको लॉन्च जो भी किया है इसको लॉन्च किया है यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने. So it is a joint project of USA Overseas Private Investment Corporation in partnership with Australia and Japan. तो ये पूरा प्रोजेक्ट है क्या? इसका एम क्या है? एम ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज टू ब्रिंग गवर्नमेंट्स. तो ये पूरा प्रोजेक्ट इस तरह से है कि जितने भी तीनों कंट्रीज हैं उनके गवर्नमेंट्स और प्राइवेट सेक्टर, सिविल सोसाइटी सब जो है एक साथ आए, फंडिंग करें फॉर प्रमोटिंग हाई क्वालिटी ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन एन ओपन एंड इंक्लूसिव फ्रेमवर्क. तो एक टाइप का ये एक ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रमोशन प्रोजेक्ट है जिसमें कि गवर्नमेंट्स भी फंडिंग करेंगी, प्राइवेट मेंबर्स भी, प्राइवेट सेक्टर भी फंड करेंगे, सिविल सोसाइटीज भी इन्वॉल्व होंगे. सो प्रोजेक्ट दैट मीट द नॉर्म्स. जो भी प्रोजेक्ट जो है कुछ इन्होंने रिक्वायरमेंट जो भी क्राइटेरिया रखा होगा उनको फुलफिल करेगा उसको ब्लू डॉट सर्टिफिकेशन मिल जाएगा विच विल इनेबल देम टू अट्रैक्ट. अब कोई प्रोजेक्ट है, मान लो किसी ने ऑफर किया, प्राइवेट सेक्टर में से किसी ने किया, गवर्नमेंट ने किया, तो अगर वो रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है तो उसके बाद उसको ब्लू डॉट का सर्टिफिकेट मिल जाएगा. सर्टिफिकेट मिलने के बाद उसको फंडिंग जो है मिलेगी, प्राइवेट सेक्टर से भी ले सकता है एंड नॉट हैव टू डिपेंड ऑन स्टेट फंडिंग अलोन. तो यहाँ पे किसी प्रोजेक्ट को सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट फंडिंग के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है, प्राइवेट फंडिंग भी होगी. तो इस तरह से ये एक ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोशन के लिए एक प्रोजेक्ट है ब्लू डॉट नेटवर्क. उसके बाद है ऑशविच. ऑशविच जो है न्यूज में था काफी. ऑशविच कंसंट्रेशन कैंप, ये एक कंसंट्रेशन कैंप है. आपने वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ा होगा जो नाजी जर्मनी है वर्ल्ड वॉर के टाइम से पहले वहां पे जो कंसंट्रेशन कैंप बनाए हुए थे वहां पे ज्यूज को ले जाते थे, फिर उनका हॉलोकॉस्ट होता था. हॉलोकॉस्ट टर्म इसीलिए यूज की गई है कि जो है उनको एक गैस छोड़ के सबको एक साथ मार दिया जाता था. सो ऑशविच कंसंट्रेशन कैंप वाज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ ओवर 40 कंसंट्रेशन एंड extermination camps operated by Nazi Germany in occupied Poland during World War II and the Holocaust. So the camps became a major site of Nazis' final solution to Jewish question. उसके बाद है तिश्रीन रेवोल्यूशन. तिश्रीन रेवोल्यूशन जो है ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये रिसेंट रेवोल्यूशन है. ये क्या रेवोल्यूशन है? 2019 का है. जो इराक की प्रोटेस्ट है, ये इराक में प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग, तो उसको तिश्रीन रेवोल्यूशन का नाम दिया गया है जिसको अक्टूबर रेवोल्यूशन का नाम भी दिया गया है. एंड इराक की इंतिफाडा आर एन ऑन गोइंग सीरीज ऑफ प्रोटेस्ट. तो ये अभी चल रहे हैं प्रोटेस्ट, तब जब का ये न्यूज है तब चल रहे थे. दैट कंसिस्टेड ऑफ, यहाँ पे क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन हो रही है, मार्चेस, सिटिंग्स एंड सिविल डिसोबीडियंस जो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो रहे हैं प्रोटेस्ट. तो स्टार्ट कब हुए थे? 1 अक्टूबर 2019, अ डेट विच वाज सेट बाय सिविल एक्टिविस्ट ऑन सोशल मीडिया. सोशल मीडिया जितने भी सिविल एक्टिविस्ट है वो सोशल मीडिया पे उन्होंने डिसाइड किया कि इस दिन हम जो है प्रोटेस्ट अपना शुरू करेंगे. तो उसको सेपरेट किया ओवर द सेंट्रल एंड साउथर्न प्रोविंसेस ऑफ इराक टू प्रोटेस्ट 16 इयर्स ऑफ करप्शन. गवर्नमेंट में जो 16 ईयर से करप्शन है उसके अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट थे. करप्शन के अलावा जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, इनएफिशिएंट पब्लिक सर्विसेज, बिफोर दे एस्केलेटेड इनटू कॉल्स टू ओवरथ्रो द एडमिनिस्ट्रेशन एंड टू स्टॉप इरानियन इंटरवेंशन इन इराक. तो ये है पूरा का पूरा इसके बारे में है. उसके बाद जो है ऑपरेशन चमल. ऑपरेशन चमल भी न्यूज में था. इट इज अ फ्रेंच मिलिट्री ऑपरेशन इन इराक एंड सीरिया. तो 2 कंट्रीज में फ्रांस का जो मिलिट्री ऑपरेशन है उसको ऑपरेशन चमल का नाम दिया गया है.
in an attempt to contain the expansion of Islamic State, ताकि जो इस्लामिक स्टेट है इराक का वो जो है यहाँ पे एक्सपैंड ना हो, एंड द लेवेंट एंड टू सपोर्ट द इराकी आर्मी। तो कहने का मतलब है ये जो ऑपरेशन चमल है यहाँ पे फ्रेंच मिलिट्री जो है इराकी आर्मी को अपना सपोर्ट दे रही है। इट्स नेम कम्स फ्रॉम शमल, चमल इन फ्रेंच जो है नॉर्थ वेस्टर्ली विंड दैट ब्लोज ओवर इराक एंड द पर्शियन गल्फ स्टेट्स। उसके बाद जो है कुछ डेटा सामने आया है, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने लोकसभा में कुछ डेटा दिया है। तो डेटा के अकॉर्डिंग जो डेटा है वो उन पे है जो इंडियन नेशनल्स लिविंग अब्रॉड, जो इंडिया के लोग हैं जो अब्रॉड रह रहे हैं उनके ऊपर डेटा है। तो यहाँ से पता चला है कि 1.36 करोड़ इंडियंस आर लिविंग अब्रॉड। सो साइटिंग आरबीआई डेटा, द मिनिस्ट्री सेड दैट ड्यूरिंग 2018-19 $76.4 billion was received as remittances from the Indians abroad। अब जो इंडियंस है अब्रॉड में रह रहे हैं वो वापस अपने घर पे पैसे भेजते हैं, तो वो $76.4 बिलियन थे 2018-19 में। इतने पैसे थे जो बाहर से इंडिया में आए थे। सो ड्यूरिंग 2019-20 $41.9 बिलियन was received। सो हाईएस्ट नंबर ऑफ इंडियंस जो अब्रॉड में रह रहे हैं वो कौन सी कंट्री में रह रहे हैं, ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। 3-4 कंट्रीज का पता होना चाहिए। जैसे सबसे ज्यादा जो इंडियंस अब्रॉड रह रहे हैं वो कहाँ रह रहे हैं, यूएई में रह रहे हैं। उसके बाद कितने रह रहे हैं, 34,20,000 इंडियंस कंप्राइज अबाउट 1/4 ऑफ ऑल इंडियंस अब्रॉड। तो जितने भी इंडियंस अब्रॉड है उसका 1/4 जो है सिर्फ और सिर्फ यूएई में है। नंबर उतना नहीं याद करना, सिर्फ इसका याद कर लो कि अराउंड 34 लाख है, इतना याद कर लो बस। उसके बाद सेकेंड नंबर पे कहाँ रह रहे हैं, सऊदी अरेबिया में रह रहे हैं। फिर उसके बाद यूएसए में थर्ड नंबर। 3 याद कर लोगे उतना भी काफी है। नंबर सिर्फ यूएई का याद कर लो, बाकी किसी का मत करना। उसके बाद जैसे कुवैत में है, ओमान में है, कतर में, उसके बाद नेपाल, यूके, सिंगापुर एंड बहरीन। इनका नंबर बिल्कुल भी याद नहीं करना है। उसके बाद जो है डेटा आया है रेफ्यूजीज के ऊपर। जो रेफ्यूजीज हैं, रेफ्यूजी वो होते हैं जो एक कंट्री से दूसरी अपना घर बार छोड़ के किसी इश्यू के कारण, जैसे कोई भी रीजन हो सकता है, दूसरी कंट्री में चले जाते हैं और उनको वहां पे फिर रेजिडेंट होने का जो है कोई सर्टिफिकेट, क्योंकि उनके पास वो उस दूसरी कंट्री जहाँ पे जाते हैं उनके पास कोई सर्टिफिकेट वगैरह होता नहीं है, वो वहाँ के सिटीजन नहीं होते, तो वो रेफ्यूजी होते हैं। सो ग्लोबली मोर देन 2/3 ऑफ ऑल रेफ्यूजीज कम फ्रॉम 5 कंट्रीज। कितनी कौन सी से आते हैं, जैसे सीरिया से सबसे ज्यादा रेफ्यूजीज आते हैं, क्योंकि सीरिया जो है बहुत 7, 8, 9, 10 साल से वहां पे वॉर टाइप सिचुएशन होके रखी है, तो सीरिया से लोग बाहर निकलते हैं। उसके बाद अफगानिस्तान से निकलते हैं, साउथ सुडान से, म्यांमार से और सोमालिया से। ये वो कंट्रीज हैं जिनमें सिविल वॉर कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, एकदम वॉर टॉर्न एरियाज हैं। सो उसके बाद कंट्रीज इन डेवलप्ड रीजन्स होस्ट 16% ऑफ द रेफ्यूजीज। 1/3 ऑफ द रेफ्यूजी पॉपुलेशन 6.7 मिलियन आर इन लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। लार्जेस्ट होस्ट कंट्रीज कौन कौन है जहां पे रिफ्यूजीज जाते हैं, सबसे ज्यादा जाते हैं टर्की में, उसके बाद है पाकिस्तान, फिर है युगांडा, फिर है सूडान, उसके बाद जर्मनी है। सूडान यहाँ पे है जहाँ पे जाते हैं, और जहां से ज्यादा जाते हैं उनमें हमने थर्ड नंबर पे साउथ सूडान को कवर किया था। तो यहाँ पे यही है कि पहले सूडान एक बड़ी कंट्री था, उसके बाद डिवीजन हो गई, साउथ सूडान नीचे है, ऊपर की जो कंट्री थी वो सूडान रह गई। तो साउथ सूडान से लोग सूडान में जाते हैं क्योंकि सूडान में जो है कंडीशंस काफी हद तक ठीक है, फिर भी साउथ सूडान में ज्यादातर फॉरेस्ट एरिया ज्यादा है, तो डेवलपमेंट उतनी ज्यादा वहां पे नहीं है। उसके बाद है कॉन्ट्रैक्ट फॉर द वेब, जो है एक टर्म है न्यूज में रही थी। तो ये क्या है, सर टिम बर्नर्स ली जो कि इन्वेंटर रहे हैं वर्ल्ड वाइड वेब के, हैज अनाउंस्ड अ कॉन्ट्रैक्ट। तो उन्होंने ही, यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर वेब है ये किसने जो है अनाउंस किया है। तो जो सर टिम बर्नर ली है, इन्वेंटर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, उन्होंने ही इसको अनाउंस किया है, एम्ड एट सेविंग द फ्यूचर ऑफ हिज इन्वेंशन। सो द आइडिया इज टू क्रिएट अ ग्लोबल प्लान ऑफ एक्शन फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स टू टुगेदर कमिट टू बिल्डिंग अ बेटर वेब। तो वेब जो है उसको बेटर वे में आगे लेके जाया जा सके। गोल इज टू क्रिएट अ स्टैंडर्ड पॉलिसी फॉर वेब दैट बेनिफिट्स ऑल। द कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ 9 प्रिंसिपल्स, 3 each for governments, private companies and individuals and civil society to endorse. It has been created by representatives from 80 organizations including governments, companies, civil society activists and academics. Contract is not meant to be simply aspirational or just a declaration। तो ये कहा जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ और सिर्फ कोई एस्पिरेशनल नहीं है कि
हाँ ये कह दिया कि ये हो जाएगा और कोई एक सिंपल डिक्लेरेशन है, इट्स एक्चुअली मेंट टू बी इम्प्लीमेंटेड। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट है तो उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा प्रॉपर वे में, प्रैक्टिकल वे में उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। एंड इट्स मेंट टू बी अ प्लान ऑफ एक्शन। गवर्नमेंट्स हु आर लुकिंग टू रेगुलेट इन द डिजिटल एरा कैन यूज अ कॉन्ट्रैक्ट एज अ रोड मैप टू ले आउट देयर पॉलिसीज एंड लॉज गोइंग फॉरवर्ड। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेटेजिक पोर्ट इन सबांग। तो सबांग जो है वो इंडोनेशिया में है, जहां पे इंडिया अपना एक पोर्ट बना रहा है। लोकेशन यहाँ पे ये इंडिया है, तो ये इंडिया है और यहाँ पे ये जो है ये इंडोनेशिया है। यहाँ पे सबांग पोर्ट की, यहाँ पे इंडोनेशिया में यहाँ सबांग है, तो यहाँ पे सबांग पोर्ट इंडिया बना रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये जो एरिया है यहाँ पे मलक्का स्ट्रेट जो नीचे ये जो जा रही है मलक्का स्ट्रेट है, तो ये मलक्का स्ट्रेट से होके जो है चाइना में जो है ट्रेड वगैरह, अभी तो चाइना इधर से रास्ते ढूंढ रहा है, क्योंकि चाइना ने क्या किया था यहाँ पे, जैसे पाकिस्तान में अपना ग्वादर पोर्ट बनाया था कि यहाँ से सारा जो है जो भी उनके गुड्स वगैरह यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो जाए। लेकिन अभी जो है इससे पहले ज्यादातर उनका जो ट्रेड है वो मलक्का स्ट्रेट यहाँ से होती है, तो ये एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, इसीलिए इंडिया भी यहाँ पे पोर्ट बना रहा है। इंडिया इज डेवलपिंग इट्स मेडन डीप सी पोर्ट इन इंडोनेशिया सबांग नॉट फार फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। यहीं पे हमारे अंडमान और निकोबार आइलैंड्स हैं, तो इससे ज्यादा दूर नहीं है। यहाँ पे हमारे अंडमान जो भी निकोबार आइलैंड्स हैं इनसे ज्यादा दूर नहीं है। amidst China's attempts to have a greater say in the region through Belt and Road Initiative। तो चाइना अभी अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू क्या कर रहा है, जगह जगह पे सारे कंट्रीज जो इंडियन नेबर्स हैं वहां पे अपने पोर्ट्स बना रहा है। इसीलिए इंडिया ने भी सोचा कि इंडिया को भी पीछे नहीं रहना चाहिए। द पोर्ट विल बी key to India's Indo-Pacific strategy. The port will give India better access to Southeast Asian markets and provide a strategic hedge at a time when China is increasing its presence। तो चाइना यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ मलक्का में अपनी प्रेजेंस जब इतनी बढ़ा रहा है तो इंडिया को भी पीछे नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पे इसमें आपको पता होना चाहिए कि सबांग है क्या। सबांग मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया, इंडोनेशिया में है। उसके बाद है शहीद कलंतरी एंड शहीद बेहस्ती। तो ये दोनों टर्म्स क्या है, ये दोनों टर्म्स जो है ये दोनों ही पोर्ट्स हैं। यहाँ पे जैसे कि छाबार पोर्ट है, ईरान है, ये इंडिया है। तो यहाँ पे छाबार पोर्ट की लोकेशन है। तो जो यहाँ पे जो छाबार पोर्ट है ये दो पोर्ट्स हैं एक्चुअली। यहाँ पे सर्व्स एज ईरान ओनली ओशनिक पोर्ट एंड कंसिस्ट ऑफ टू सेपरेट पोर्ट्स। तो जो यहाँ पे छाबार पोर्ट है यहाँ पे दो सेपरेट पोर्ट्स हैं, जिनमें एक है शाहिद कलंतरी और दूसरा है शाहिद बेहस्ती। ईच ऑफ विच हैज 5 बर्थ्स। तो दोनों के ही 5-5 बर्थ्स हैं। तो ये छाबार पोर्ट पूरे दो पोर्ट्स को मिला के बनता है। तो वही है, ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद है सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। सेंट्रल एशियन फ्लाईवे वैसे तो ये इन्वायरमेंट का टॉपिक है, लेकिन फिर भी क्योंकि इसमें इंटरनेशनल कंट्रीज जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे कंट्रीज इन्वॉल्व है, पूरा एरिया इन्वॉल्व है, इसीलिए इंटरनेशनल रिलेशंस में कवर कर रहे हैं। क्योंकि आपको लोकेशन पता होनी चाहिए कि सेंट्रल एशियन फ्लाईवे एक्चुअल में है क्या। सेंट्रल एशियन फ्लाईवे कवर्स अ लार्ज कॉन्टिनेंटल एरिया ऑफ यूरेशिया। तो यूरेशिया मतलब यूरोप प्लस एशिया। तो इसका एक बहुत बड़ा एरिया ये कवर करता है बिटवीन द आर्कटिक एंड इंडियन ओशियन एंड द एसोसिएटेड आइलैंड चेन्स। तो ये वाला एरिया जो आप पूरा देख रहे हो, ये वाला जो कलर्ड वाला एरिया है, ये पूरा का पूरा आपका सेंट्रल एशियन इंडियन फ्लाईवे है। तो यहाँ पे क्या है कि जो पूरा ये वाला जो एरिया है ये एशियन फ्लाईवे है। यहाँ पे ये सेंट्रल है, बीच में सेंट्रल एशियन फ्लाईवे है। इधर वाला ये जो एरिया ये वेस्ट पैसिफिक फ्लाईवे है, और ये वाला जो एरिया है ये है ईस्ट एशियन ऑस्ट्रेलियन फ्लाईवे। तो ये पूरा का पूरा है क्या, ये एशियन माइग्रेटरी बर्ड फ्लाईवेज है। फ्लाईवे कंप्राइज सेवरल इंपॉर्टेंट माइग्रेशन रूट्स। तो यहाँ पे ये पूरा जो फ्लाईवे है यहाँ पे बहुत सारे माइग्रेशन रूट्स हैं। वाटर बर्ड्स हैं जो क्या कहते हैं, वैसे तो नॉर्मल सीजन में जैसे कि ऊपर के एरियाज में साइबेरिया वगैरह में रशिया में ऊपर रहते हैं, लेकिन जब ठंड विंटर में वहां पे बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो वो माइग्रेट करते हैं, नीचे के एरियाज में आते हैं जहाँ पे वेदर ठीक होता है। तो उसके बाद जब विंटर चली जाती है तो फिर से वो अपने घर वापस चले जाते हैं। तो पूरा ये फ्लाईवे है। सो एक्सटेंड कहाँ से होता है, फ्रॉम द नॉर्थ मोस्ट ब्रीडिंग ग्राउंड इन रशियन फेडरेशन टू साउथर्न मोस्ट नॉन ब्रीडिंग विंटरिंग ग्राउंड इन वेस्ट and South Asia, the Maldives and the British Indian Ocean Territory। So government ने लॉन्च किया है एक नेशनल एक्शन प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स along the Central Asian Flyway, which
emphasis on coordinated efforts by all relevant stakeholders in conservation of winged species. So India provides a critical stopover as well as wintering habitat to more than 370 species of the migratory birds. तो यहाँ पे इंडिया में भी बहुत सारे बर्ड जो है माइग्रेट करके विंटर में आते हैं. उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पावर ऑफ साइबेरिया गैस पाइपलाइन. तो पावर ऑफ साइबेरिया अगर न्यूज में अगर पेपर में आए या कहीं भी टेस्ट पेपर में कहीं पे भी देखो तो ये क्या है, ये एक गैस पाइपलाइन है. तो चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग एंड हिज रशियन काउंटरपार्ट व्लादिमीर पुतिन इनॉग्रेटेड द पावर ऑफ. तो दोनों ने मिलकर, चाइना और रशिया दोनों ने मिलकर पावर ऑफ साइबेरिया गैस पाइपलाइन जो है इनॉग्रेट की है. ये एक मैसिव क्रॉस बॉर्डर अंडरटेकिंग नॉट ओनली सेंट्रल टू चाइनाज एनर्जी सिक्योरिटी बट ऑल्सो फॉर बोल्स्टरिंग स्पेशल टाइज बिटवीन बीजिंग एंड मॉस्को. तो रशिया जो है गैस सप्लायर है, यूरोप में भी गैस सप्लाई करता है. अभी क्या है कि ये जो पूरी गैस पाइपलाइन है, रशिया से चाइना को गैस मिलेगी इस पाइपलाइन के थ्रू. सो रशिया हैज बीन अ प्राइमरी गैस सप्लायर टू यूरोप बट द पावर ऑफ साइबेरिया इज द फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर गैस पाइपलाइन बिटवीन रशिया एंड चाइना. तो पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई क्रॉस बॉर्डर गैस पाइपलाइन रशिया और चाइना के बीच आई है. So adding a prominent eastern dimension to Moscow's energy blueprint. So from Siberia to China's Yangtze River Delta in Shanghai, the massive pipeline will cover 8,000 kilometers with 5,111 kilometers inside China, passing through the 9 provinces and municipalities. उसके बाद नेक्स्ट है एशिया पैसिफिक अवार्ड्स फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन. तो एशिया पैसिफिक अवार्ड्स क्या है? एशिया पैसिफिक अवार्ड्स इनको लॉन्च किया गया था 2000 में. यूनेस्को इनको देता है फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन प्रोग्राम इज एम्ड एट एक्नॉलेजिंग द एफर्ट्स टेकन टू रिस्टोर एंड कंजर्व हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर्स विदाउट अफेक्टिंग देयर हेरिटेज वैल्यू इन द रीजन कंप्राइजिंग 48 कंट्रीज. तो एशिया पैसिफिक अवार्ड जो है उनको यूनेस्को देता है. 2000 में शुरू हुए थे. 48 कंट्रीज अभी जो है 48 कंट्रीज में ये अवार्ड दिए जाते हैं. उसके बाद दिए उनको जाते हैं जो कि काफी ज्यादा एफर्ट लगाते हैं रिस्टोर करने में, कंजर्व करने में, जो कि हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर्स हैं. सो अवार्ड जो है, अवार्ड्स आर क्लासिफाइड अंडर 4 कैटेगरीज. एक तो है अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस, दूसरा है अवार्ड्स ऑफ डिस्टिंक्शन, अवार्ड्स ऑफ मेरिट, अवार्ड्स फॉर न्यू डिजाइंस इन हेरिटेज कॉन्टेक्स्ट. So they are being given to encourage the efforts of all stakeholders. तो जितने भी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, पब्लिक इन्वॉल्व है, उनको काफी इंकरेजमेंट के लिए ये अवार्ड है. क्योंकि अगर वो करते हैं इस तरह से हेरिटेज स्ट्रक्चर्स को कंजर्व करते हैं तो उनको अवार्ड दिया जाएगा. डेफिनेटली ये एक इंसेंटिव है एक टाइप का. सो मुंबई में आज तक जितने भी इंडिया में सिटीज हैं उनको अवार्ड मिले, सबसे ज्यादा अवार्ड जो है मुंबई को मिले हैं. मुंबई हैज वन मैक्सिमम रिकॉग्निशन सिंस द इंसेप्शन ऑफ द अवार्ड्स इन 2000, द मोस्ट फॉर एनी सिटी इन इंडिया. उसके बाद नेक्स्ट है युवा इनिशिएटिव. युवा इनिशिएटिव क्या है? जनरेशन अनलिमिटेड इनिशिएटिव. इसको लॉन्च यूनिसेफ ने किया है. न्यू प्रोग्राम है तो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए. यूनिसेफ ने लॉन्च किया युवा इनिशिएटिव. बेसिकली ये एक क्या प्रोग्राम है? ये एक टारगेट एज ग्रुप ऑफ युवा इंक्लूड्स अडल्ट्स एंड गर्ल्स, जितने भी अडल्ट्स एंड गर्ल्स एंड बॉयज हैं. एंड इट्स की मिशन इज टू प्रमोट, ताकि जितने भी अडल्ट्स एंड गर्ल्स हैं, बॉयज हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाए. उसके बाद उनको जो है प्रमोट किया जाए उनमें फाउंडेशनल, ट्रांसफरेबल एंड 21st सेंचुरी स्किल्स फॉर यूथ, ताकि उनको स्किल्स दिए जाएं, उनको जो है प्रॉपर लर्निंग प्रोवाइड कराई जाए ताकि फिर वो अपने जॉब वगैरह जो है वो अच्छे से उनको मिल सके. सो एंड आउटसाइड फॉर्मल एजुकेशन, तो जो हमारी फॉर्मल एजुकेशन है वो तो प्रोवाइड कराई जाएगी. उसके अलावा उनको काफी हद तक कोशिश की जाएगी कि ट्रेनिंग दी जाए, जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग उनको दी जाए, विच इंक्लूड डिफाइनिंग फाउंडेशनल स्किल्स, लाइफ स्किल्स, flexible learning and identifying and scaling impactful delivery models. So Yuva intends to create platforms to guide youth to market opportunities, career guidance, mentorship, internship, apprenticeship. तो ये सब कुछ उनको दिया जाएगा. It brings young people together with private sector, governments, इंटरनेशनल एंड लोकल ऑर्गेनाइजेशन. तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए. सिर्फ गवर्नमेंट स्किल्स प्रोवाइड नहीं कराएगी, इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर, लोकल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सबको इसमें इन्वॉल्व होंगे. द एम इज टू टैकल द अर्जेंट चैलेंज ऑफ इन्वेस्टिंग इन देयर लर्निंग and training so that they are prepared for complex and fast changing world of the work and can be active and engaged citizens.
नेक्स्ट है यूरोपियन ग्रीन डील। यूरोपियन ग्रीन डील काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी ज्यादा न्यूज में भी है और ये लेटेस्ट भी है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। यूरोपियन कमीशन ने पब्लिश किया है यूरोपियन ग्रीन डील ऑन December 11, 2019. So the deal aims to be a comprehensive strategy document which puts the European Union on a trajectory towards no net emissions of greenhouse gases in 2050 and where economic growth is decoupled from resource use. तो इसमें जो है यूरोपियन ग्रीन डील इन्होंने डील की है कि यूरोपियन कमीशन ने कहा है कि जितने भी यूरोप के कंट्रीज होंगे 2050 तक वहां पे जो है नेट एमिशन ग्रीन हाउस गैसेस के वो जीरो करने हैं इन्होंने, ये इनका एम है। सो एक टर्म है क्लाइमेट न्यूट्रलिटी। यूरोपियन यूनियन ने प्रॉमिस किया है टू ब्रिंग अ लॉ binding on all member countries to ensure it becomes climate neutral by 2050। तो यूरोपियन यूनियन ने यही कहा है कि जितने भी इसके मेंबर कंट्रीज हैं वो सबको जो है उनकी एक लॉ लेके आएंगे, सबके ऊपर बाइंडिंग होगा, सबने मानना होगा कि उन्होंने 2050 तक क्लाइमेट न्यूट्रल बन जाना है। क्लाइमेट न्यूट्रलिटी का मतलब है जैसे कि एज अ स्टेट ऑफ नेट जीरो इमिशन, कि ये वाला जो स्टेट है यहाँ से जो है नेट जीरो इमिशन है, मतलब कि ग्रीन हाउस गैसेस के कोई इमिशन वहां से नहीं निकल रहे हैं। इज अचीव्ड व्हेन अ कंट्रीज इमिशंस आर बैलेंस्ड बाय absorptions and a removal of greenhouse gases from atmosphere. So absorption जो है can be increased by creating more carbon sinks like forest। अब जो है हमने क्या करना है कि जैसे ग्रीन हाउस गैसेस को हमने एटमॉस्फेयर से निकालना है तो इसके लिए कुछ तरीके होते हैं, जैसे कार्बन सिंक, उसके लिए हम फॉरेस्ट लगा सकते हैं। तो फॉरेस्ट जितने जंगल होंगे, पेड़ पौधे होंगे, वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे। सो वाइल रिमूवल इन्वॉल्व, तो इसमें ये तो हो गया एब्जॉर्प्शन। रिमूवल के लिए क्या करेंगे, रिमूवल के लिए जैसे कि कुछ टेक्नोलॉजीज लाइक कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज की कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे कार्बन को, जो एटमॉस्फेयर में कार्बन है उसको कैप्चर करके एक जगह पे स्टोर कर दिया जाए। उसके बाद है यूरोपियन यूनियन विद 28 मेंबर कंट्रीज आर टुगेदर द थर्ड लार्जेस्ट एमिटर। ये आपको पता होना चाहिए कि यूरोपियन यूनियन जो है उसके 28 कंट्रीज के साथ वो पूरा मिला के थर्ड लार्जेस्ट एमिटर है ग्रीन हाउस गैसेस के इन वर्ल्ड आफ्टर चाइना एंड यूएसए। तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो है ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी कंट्री इमिट करती है, वो चाइना है। सेकेंड नंबर पे यूएसए, थर्ड पे ओवरऑल यूरोपियन यूनियन पूरा है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये थर्ड नंबर पे आता है। यूरोपियन यूनियन इज नाउ द फर्स्ट मेजर एमिटर टू एग्री। अभी यूरोपियन यूनियन पहला ऐसा मेजर बड़ा एमिटर है जो कि एग्री हो रहा है, जिसने एग्री किया है टू 2050 क्लाइमेट न्यूट्रलिटी टारगेट। उसके बाद नेक्स्ट है सर्वाइवल इंटरनेशनल। ये न्यूज में था काफी, सर्वाइवल इंटरनेशनल। तो ये है क्या, ये एक टाइप का मूवमेंट है। सर्वाइवल इंटरनेशनल इज अ मूवमेंट दैट एडवोकेट्स द राइट्स ऑफ ट्राइबल पीपल। तो यहाँ पे सर्वाइवल इंटरनेशनल किसके राइट्स के लिए है, ये ट्राइबल पीपल के राइट्स के लिए है। सो अबाउट अगर देखें सर्वाइवल इंटरनेशनल के बारे में, ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं वी आर सर्वाइवल द ग्लोबल मूवमेंट फॉर ट्राइबल पीपल्स राइट्स। वी आर द ओनली ऑर्गेनाइजेशन दैट चैंपियंस ट्राइबल पीपल्स अराउंड द वर्ल्ड। We help them defend their lives, protect their lands and determine their own futures. So next है हमारा वन हेल्थ कॉन्सेप्ट। वन हेल्थ कॉन्सेप्ट जो है ये काफी न्यूज में था, जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ है, जिसको कॉमनली OIE कहते हैं। इन्होंने समराइज किया वन हेल्थ कॉन्सेप्ट एज अ ह्यूमन हेल्थ and animal health are interdependent and bound to the health of the ecosystem in which they exist। तो ये कहते हैं कि जो वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब है कि जो ह्यूमन हेल्थ है और एनिमल हेल्थ है दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है। क्योंकि अभी देखिए कितने ज्यादा जो वायरस है, कोरोना वायरस ही है, यहाँ से पता चलता है कि वो एनिमल से जो है ह्यूमन को हो गए। कितने वायरस हैं जो एनिमल से ह्यूमन को हो जाते हैं, ह्यूमन से भी एनिमल को हो सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ज्यादा जो है अभी हेल्थ का जो कॉन्सेप्ट है उसको अलग अलग लेके नहीं चला जा सकता, ये इसमें जो है इंटरकनेक्टेडनेस है। सो फिलॉसफी ऑफ वन हेल्थ रिकॉग्नाइजेज इंटरकनेक्टिविटी अमंग ह्यूमन हेल्थ, द हेल्थ ऑफ एनिमल्स एंड द इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है इंडिया असिस्टेंस एंड कंट्रीज एसोसिएटेड। तो इंडिया जो है बहुत ज्यादा ऑपरेशन चलाता है जब दूसरी किसी कंट्री में कोई इशू होता है। हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज है, कहीं ना कहीं कुछ होता है तो कोई डिजास्टर होता है या कुछ भी होता है तो हमारी जो कंट्री है इंडिया काफी सपोर्ट करते हैं। तो वो कोई ना कोई ऑपरेशन जो चलाया जाता है तो उसका कोई ना कोई नाम दिया जाता है। तो 3 ऑपरेशन न्यूज में चल रहे थे, उनके बारे में हम देख लेते हैं।
तो सबसे पहले रिसेंटली सेंट एन एम्बिशियस, अभी क्या हुआ है कुछ टाइम पहले ही हमने जो है आईएनएस एरावत जो है एम्बिशियस वॉरशिप है जिसको हमने मेडागास्कर में भेजा था इन द इंडियन ओशियन रीजन टू हेल्प इन रेस्क्यू एफर्ट्स आफ्टर द आइलैंड नेशन वाज हिट बाय अ साइक्लोन। तो यहाँ पे एक मेडागास्कर में साइक्लोन आया था, हमने वहां पे हेल्प भेजी है, तो उस ऑपरेशन को हमने नाम दिया था ऑपरेशन वनीला। प्रीवियस लेक्चर में हमने वनीला अलायंस के बारे में भी पढ़ा था, तो ये ऑपरेशन वनीला है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। सो द नेवी, यहाँ पे नेवी ने डिलीवर किए थे जैसे कि कोई जो इसेंशियल कमोडिटीज हैं जैसे क्लोथिंग, फूड एंड मेडिसिन, एंड ऑल्सो प्रोवाइडेड डाइविंग एंड कम्युनिकेशन असिस्टेंस फॉर इवैक्यूएशन। तो ये हो गया ऑपरेशन वनीला जो कि मेडागास्कर में था। उसके बाद ऑपरेशन समुद्र मैत्री, इट इज अ रिलीफ एफर्ट लॉन्च्ड बाय इंडिया टू असिस्ट द विक्टिम्स ऑफ 2018 सुलावेई अर्थक्वेक एंड टी सुनामी इन इंडोनेशिया। तो समुद्र मैत्री कहाँ पे है? इंडोनेशिया के लिए है। ऑपरेशन मैत्री भी न्यूज में था, ऑपरेशन एमिटी भी कहते हैं जिसको, वाज अ रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन इन नेपाल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंडियन आर्म्ड फोर्सेस इन आफ्टरमैथ ऑफ द अप्रैल 2015 नेपाल अर्थक्वेक। तो यहाँ पे ऑपरेशन वनीला मेडागास्कर में था, ऑपरेशन समुद्र इंडोनेशिया में था, ऑपरेशन मैत्री जिसको ऑपरेशन एमिटी भी कहते हैं ये नेपाल के लिए था। नेक्स्ट है ईस्ट एशियन ऑब्जर्वेटरी। ईस्ट एशियन ऑब्जर्वेटरी क्या है कि 8 कंट्रीज मिलके उन्होंने कमिट किया है टू बिल्ड लार्ज टेलीस्कोप एंड पूल रिसोर्सेज की 8 कंट्रीज मिलके जो है लार्ज बड़ी सारी टेलीस्कोप बनाएंगे। तो इंडिया इज इन प्रिलिमिनरी डिस्कशंस टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ऑब्जर्वेटरीज। तो अभी क्या है ये ऑब्जर्वेटरी कंसोर्शियम है जो इंडिया इसका पार्ट बनने के लिए जो है अपना डिस्कशन शुरू कर दिए हैं कि इंडिया जो है उसका पार्ट बनना चाहता है। ईस्ट एशियन ऑब्जर्वेटरी जो है इसको फॉर्म किया था बाय ईस्ट ओशियन कोर ऑब्जर्वेटरी एसोसिएशन। पर्पस इसका था क्या कि परस्यू करना है जॉइंट प्रोजेक्ट्स इन एस्ट्रोनॉमी विद इन ईस्ट एशिया रीजन। So in the era of a very large scale astronomical instruments, East Asia will be competitive internationally by combining their funding resources, their technical expertise and their manpower। अभी अलग कंट्रीज जो है वो अलग अलग कुछ भी करेंगी तो उतनी स्ट्रॉन्ग जो है नहीं बन सकती हैं। तो इन्होंने सोचा कि अपने 8 कंट्रीज ने सोचा कि अपने रिसोर्सेज को पूल करेंगे और जो है मिलके फंडिंग करेंगे तो एक बड़ी टेलीस्कोप को ये जो है लार्ज टेलीस्कोप को जो है बिल्ड कर सकते हैं। सो द इंटेंशन ऑफ द ईस्ट एशियन ऑब्जर्वेटरी इज टू बिल्ड एंड ऑपरेट फैसिलिटीज which will enhance and leverage existing and planned regional facilities. The intention of the East Asian Observatory is to raise funding and to build an observatory staff separate from that of East Asian Core Observatory Association institutions. तो East Asian Observatory is chartered as a non-profit Hawaii corporation। तो ये जो पूरी कॉर्पोरेशन है तो इसको कहा गया है कि एक चार्टर्ड नॉन-प्रॉफिट हवाई कॉर्पोरेशन है। Its first task is to assume the operation of the James Clerk Maxwell sub-millimeter telescope on the summit Mauna Kea, Hawaii। सो नेक्स्ट है हमारा मंगदेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। मंगदेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इंडिया बना रहा है म्यांमार में। सो मंगदेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज 720 मेगावाट रन ऑफ द रिवर पावर प्लांट ऑन द मंगदेचू रिवर इन ट्रोमका। तो इतना डिस्ट्रिक्ट नहीं पढ़नी है अपने, बस किसमें है? सेंट्रल भूटान में है। इट इज बीइंग डेवलप्ड बाय मंगदेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूटेड जॉइंटली बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड भूटान। सॉरी अब मैंने म्यांमार बोल दिया, शायद भूटान में है ये, भूटान। इनिशिएटेड इन 2010, तो शुरू तो ये 2010 में हुआ था, तो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, सालों के साल लग जाते हैं। इट इज वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स अंडर द भूटान इनिशिएटिव टू जनरेट 10,000 मेगावाट हाइड्रो पावर बाय 2020 विद इंडियन सपोर्ट। तो ये 2010 में प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, वहां पे कहा गया था कि 2020 तक 10 साल में इसको कंप्लीट कर देंगे। तो अभी 2020 चल रहा है, इसीलिए न्यूज में है। उसके बाद है कुर्जर बेड स्कीम। कुर्जर बेड स्कीम क्या है? अभी जैसे कि कोरोना वायरस की वजह से, आउटब्रेक होने की वजह से बहुत ज्यादा वर्ल्ड में जैसे जॉब का लॉस हो रहा है, तो गवर्नमेंट जो है डिफरेंट गवर्नमेंट अलग अलग इनिशिएटिव ले रहे हैं। तो उसमें कुर्जर बेड स्कीम जो है काफी न्यूज में चल रही थी। तो ये है क्या? वेरियस गवर्नमेंट, सारी गवर्नमेंट ने अलग अलग प्लान दिए हैं टू एड्रेस सच कंसर्न्स एंड वन ऑफ द मोस्ट टॉक जिसके बारे में ज्यादा बात हो रही है वो है कुर्जर बेड, जो कि जर्मनी की स्कीम है दैट प्रोवाइड्स फॉर पार्शियल कंपनसेशन फॉर वर्कर्स अर्निंग इन सच सिचुएशंस एंड नाउ मॉडिफाइड टू अकाउंट फॉर करंट क्राइसिस।
सो कुजरबिट जर्मन में उसको शॉर्ट वर्क कहते हैं। द पॉलिसी प्रोवाइड्स फॉर अ शॉर्ट टाइम वर्क अलाउंस called Kurzarbeit Geld, which partially compensates for lost earnings during uncertain economic situations. उसके बाद रिसेंटली न्यूज में आया था कि रिसेंटली यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने डिक्लेयर किया है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को एज अ रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी। तो रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी अगर किसी को कोई, जैसे कि एक कंट्री है इंडिया है, वो बाहर के किसी भी कंट्री को चाहे तो रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी का जो है डिक्लेयर वो कर सकती है। उसका मतलब ये होगा कि जैसे अब इंडिया है, इसने यूएई को जो है रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी का टैग दिया है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जितने भी यूएई में कोर्ट्स वगैरह होंगे, वहां पे जो डिसीजन लिए जाएंगे वो इंडिया में भी सेम एप्लीकेबल होंगे। इससे फायदा ये होगा कि जैसे कि मान लो कोई इंडिया का इंसान है, यहाँ पे गया, कोई क्राइम किया, उसने यहाँ से बच निकल के वापस इंडिया में आ गया, और यहाँ पे क्योंकि इसको जो है सजा तो यूएई में मिलेगी, तो इंडिया में ये बैठा है, इंडिया में लॉज नॉर्मली एप्लीकेबल नहीं होंगे दूसरी कंट्रीज के, तो ये बच के यहाँ पे बैठ जाएगा। लेकिन रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी देने के बाद क्या है कि अगर कोई यूएई में क्राइम करेगा तो इंडिया में आके बैठेगा, तो वही यूएई के जो कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, जो भी कोर्ट के ऑर्डर्स होंगे वो इंडिया में भी एप्लीकेबल होंगे, तो यहाँ पे वो इंसान को सेफ हेवन नहीं मिलेगा। ये बेसिकली इसीलिए किया जा रहा है कि दोनों कंट्रीज के बीच के जो रिलेशंस है वो काफी अच्छे हो सके। सो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस इशूड एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी गैजेट नोटिफिकेशन डिक्लेयरिंग द यूएई टू बी अ रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी अंडर सेक्शन 44A ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908। तो जो क्राइम्स हैं जिसके लिए वो सिविल क्राइम्स के लिए, क्रिमिनल क्राइम्स के लिए ये नहीं है। सो अपार्ट फ्रॉम यूएई, अदर कंट्रीज जिसको डिक्लेयर किया है हमने रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी, जैसे कि यूके को किया है, सिंगापुर, बांग्लादेश, मलेशिया, ट्रिनिडेड एंड टोबैगो, न्यूजीलैंड, कुक आइलैंड्स एंड द ट्रस्ट टेरिटरीज ऑफ द वेस्टर्न सामोआ, हांगकांग, पापुआ न्यू गिनी, फिजी एंड एडन। सो इसेंशियली इसमें क्या होगा कि ऑर्डर्स पास बाय सर्टेन डेजिग्नेटेड कोर्ट्स फ्रॉम अ रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी can be implemented in India by filing a copy of decree concerned in a district court here. The courts so designated are called superior courts. तो वहां पे जो courts को designate किया गया उनको जो है जैसे यूएई के courts होंगे उनको superior courts कहा जाएगा। उसके बाद न्यू एंड इमर्जिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज डिवीजन, हमारी जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, वहां पे जैसे कि अलग अलग डिविजन्स हैं, तो उसमें एक न्यू डिवीजन को ऐड किया गया है जिसका नाम है न्यू एंड इमर्जिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज डिवीजन। तो न्यू एंड इमर्जिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज डिवीजन, इसका क्या काम होगा, जिसको शॉर्ट में नेस्ट कहा जाएगा, ये आपने याद रखना है। नेस्ट किसमें जो है डिवीजन जो है किसमें जो है अनाउंस की गई है, सेटअप की जाएगी, वो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो नेक्स्ट क्या है, इट विल एक्ट एज अ नोडल डिवीजन विद इन द मिनिस्ट्री फॉर इश्यूज पर्टेनिंग टू न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। ऑब्जेक्टिव इसके क्या होंगे, जैसे असेसिंग फॉरेन पॉलिसी एंड इंटरनेशनल लीगल इम्प्लीकेशंस ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड रिसोर्सेज, facilitating negotiations to safeguard Indian interests at multilateral forum like United Nations or the G20. Creation of HR capacity within the Ministry for Technological Diplomacy work. उसके बाद collaboration with foreign partners in the field of 5G and artificial intelligence. तो यहाँ पे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज होती क्या है, ये वो टेक्नोलॉजीज हैं जो कि अभी हम डेवलप कर रहे हैं, अभी कंट्रीज में पूरे वर्ल्ड में हर जगह पे अलग अलग लेवल पे वो डेवलप हो रही है, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगले आने वाले 5-10 साल में वो अवेलेबल भी हो जाएंगी। और अभी क्या है, यूजुअली रिजर्व्ड फॉर टेक्नोलॉजीज दैट आर क्रिएटिंग और आर एक्सपेक्टेड टू क्रिएट सिग्निफिकेंट सोशल और इकोनॉमिक इफेक्ट्स, कि ये ऐसी टेक्नोलॉजीज है जिसका जो है सोसाइटी पे, इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट इसके देखने को मिलेंगे। उसके बाद है जैसे कि इसमें है क्या क्या, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हो गया, 3D प्रिंटिंग, ब्लॉकचेन, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंडिया सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर क्या होता है, अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस में देखें तो दो टाइप की पावर को यूज किया जाता है, एक सॉफ्ट पावर, एक हार्ड पावर। जैसे कि एक कंट्री है दूसरे कंट्री से अपना कोई काम करवाना चाहती है तो दो तरीके से करवा सकती है, सॉफ्ट पावर के थ्रू करा सकती है और हार्ड पावर के थ्रू। हार्ड पावर का सिंपल मीनिंग है, जैसे चाइना उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है हार्ड पावर की। वैसे यूएसए भी है एक हद तक, लेकिन चाइना आजकल कुछ ज्यादा ही कर रहा है। उसका मतलब ये होता है कि मिलिट्री मीन्स को यूज करके दूसरे कंट्री से अपना
काम करवाना। और सॉफ्ट पावर जो है इसका मतलब होता है कि इट इज अ पार्ट ऑफ अट्रैक्शन, कि जैसे कि हमारा कल्चर है, हमारी कोई प्रैक्टिस किसी दूसरी कंट्री को अच्छी लगी तो वो अपनी कंट्री में उसको लगाएंगे, अपनी कंट्री में उस प्रैक्टिस को फॉलो करेंगे। हम उन्हें जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं कि आप हमारी कंट्री के प्रैक्टिस को अपनी कंट्री में फॉलो करो, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको वो अच्छा लग रहा है, सही लग रहा है। तो ये सॉफ्ट पावर होती है। तो इंडिया के सॉफ्ट पावर के बारे में न्यूज ये है कि रिसेंटली इंडिया को रैंक मिला है 27th इन द ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2020। तो जो ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स है 2020, वहां पे इंडिया की रैंकिंग 27th है। उसके बाद जो है ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स की बात करें, इट इज रिलीज बाय यूके बेस्ड ब्रांड फाइनेंस। इंडेक्स कंसीडर 3 पैरामीटर जैसे कि फेमिलियरिटी, रेपुटेशन एंड इन्फ्लुएंस। सो टॉप 4 नेशंस कहाँ कौन कौन से जिनकी सॉफ्ट पावर पूरे वर्ल्ड में चलती है। सबसे नंबर 1 यूएसए है। अब यूएसए मिलिट्री के थ्रू कुछ भी करता रहे, लेकिन यूएसए की जैसे कि वेस्टर्न कल्चर है, सब बहुत पसंद करते हैं, यूएसए को सब पसंद करते हैं। अगर हम पूछेंगे कि जैसे हमारे इंडिया में ही हम लोगों से पूछेंगे कि अगर आप चाइना जाना चाहते हो या यूएस जाना चाहते हो, तो लोग क्या कहेंगे, वो यूएस जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे यूएसए के सॉफ्ट पावर है जो सालों से हमारी जो है कंट्रीज में बाकी में बनी हुई है। लोग समझते हैं कि यूएसए में जो है कल्चर ऐसा है जहाँ पे फ्रीडम है, लोग आराम से रह सकते हैं। चाइना में कोई नहीं जाके रहना चाहेगा क्योंकि पता है वहाँ पे फ्रीडम नाम की कोई चीज नहीं है, वहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, वहाँ पे मीडिया को फ्रीडम नहीं है, लोगों को फ्रीडम नहीं है, वहाँ पे बहुत सारी फ्रीडम है जो अवेलेबल नहीं है। लेकिन यूएसए में आपको हर टाइप की फ्रीडम मिलेगी, इसीलिए लोग यूएसए जाना चाहते हैं। तो वो यूएसए के सॉफ्ट पावर है। यूएसए हमको मजबूर नहीं कर रहा कि आप हमारी कंट्री को लाइक करो, हम खुद कर रहे हैं क्योंकि उसमें लाइक करने लिए कुछ बातें हैं। तो सबसे ज्यादा जिसकी सॉफ्ट पावर चलती है, रैंक नंबर 1 यूएसए है, फिर जर्मनी, फिर यूके है, उसके बाद जापान है। सो इंडिया हाउएवर 27th है, लेकिन फिर भी वो चाइना से नीचे है। तो यहाँ पे इंडिया की सॉफ्ट पावर के मामले में इंडिया जो है बहुत पीछे है। चाइना को भी 5th रैंकिंग मिल गई है, यूएई को 18th मिल गई है, इवन सऊदी भी 26 नंबर पे है। लेकिन इंडिया में बहुत लोग हैं जो इंडिया की सॉफ्ट पावर उतनी काम नहीं कर रही है। So as per the index, India clearly underperforms given the size of its population, economy and its rich heritage. तो इसके बारे में अगर हम देखें कि कुछ इनिशिएटिव्स जो इंडिया ने लिए हैं अपनी सॉफ्ट पावर को प्रमोट करने के लिए, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने लॉन्च किया था इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन, जिसका आपने सुना होगा, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए है, टू शोकेस इट्स सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल एसेट्स अब्रॉड। उसके बाद है सपोर्टिंग लार्जर फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव सच एज लुक ईस्ट पॉलिसी, नाउ एक्ट ईस्ट, कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी एंड डेवलपिंग स्ट्रेटेजिक एड एंड ट्रेड पार्टनरशिप्स इन अफ्रीका। सो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने डिसाइड किया था टू डेवलप अ सॉफ्ट पावर मैट्रिक्स टू मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ इंडिया सॉफ्ट पावर आउटरीच। तो ये है पूरा सॉफ्ट पावर इंडेक्स के बारे में। तो हमने इसके साथ ही अपना पूरा ये सीरीज कंप्लीट कर ली है। अभी हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस का भी हमने मई 2019 से मार्च 2020 तक का कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद मैंने अप्रैल के जो सीरीज शुरू किए थे उसका अभी तक मैं सिर्फ फर्स्ट वीक का किया है, लेकिन सेकंड वीक का भी आएगा। फर्स्ट वीक में इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड तो कोई भी आपको कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि लॉकडाउन हो गया था तो इंटरनेशनल रिलेशंस का तो कुछ जो है रहा नहीं था। इंटरनेशनल रिलेशन से खास टॉपिक नहीं थे, ना अप्रैल में थे कुछ खास, ना ही आपको ज्यादा मई में कुछ खास मिलेंगे, लेकिन बाकी सब्जेक्ट का चलता रहेगा। तो इंटरनेशनल रिलेशंस का उतने नहीं टॉपिक्स आपको मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, ये हमारा सीरीज कंप्लीट हो गई है। बाकी इसके बाद जो है बचे हुए जो सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर भी सीरीज मैं लाऊंगी। सो तब तक आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलती हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।